शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होली खेल चुके होंगे और फिर से अपने जो एग्जाम है उसकी बहुत अच्छी एनर्जी के साथ तैयारी शुरू कर दिए होंगे। दोस्तों, संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रथम क्लास में हमने आपसे यूपीएससी 2022 और यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए संविधान एवं राज्य व्यवस्था का प्रीलिम्स स्तर में जो सिलेबस है उसकी बहुत अच्छे से व्याख्या की। वहां पर हमने आपको बताया कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से यूपीएससी आपसे हर हाल में प्रश्न पूछता है। हमने वहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने रखा। फिर मिडिल स्तर में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जहां से इक्का दुक्का प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछता है। हमने आपको मिडिल स्तर के भी चैप्टर संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत रखा और तीसरे स्तर पर जो निम्न स्तर चैप्टर है जहां से यूपीएससी आपसे कभी कभार अगर वह करंट में मुद्दा चर्चा में रहा है तभी वहां से प्रश्न पूछा है, हमने आपको वह भी रखा। और प्लस संविधान एवं राज्य व्यवस्था की आप किस स्तर पर तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, वो हमने अपने प्रथम क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया। दोस्तों, वह क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां अगर आप सीख लिए तो संविधान एवं राज्य व्यवस्था आप बैठकर बुक ही पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। क्योंकि यूपीएससी में 50 क्वेश्चन अगर आपने प्रीलिम्स में जीएस में किया तो आप पास हो गए और उसमें से 20 से 22 प्रश्न संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछ रहा है। लगभग आपकी यूपीएससी क्लियर करने में 30 से 40% का जो भारांश है वो संविधान एवं राज्य व्यवस्था लिया हुआ है। इस कारण इस विषय की तैयारी आपको बहुत मजबूत तरीके से करनी होगी। ठीक है, चलिए, तो आपको हमने प्रथम क्लास में इसकी व्याख्या की। अपने दूसरे क्लास में मैंने राज्य और उसके निर्धारण जो तत्व हैं उस पर बृहद स्तर पर प्रकाश डाला। और दोस्तों, जो आपसे इस विषय पर जो चर्चा किया, आप देखिए अभी 2021 में यूपीएससी ने इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा। आपसे अक्सर यूपीएससी यहां टॉपिक से प्रश्न पूछ लेता है। अपने दूसरे लेक्चर में मैंने राजनीति एवं राजनीतिक सिद्धांत के बीच के अंतर को बताया। अक्सर राजनीति को लोग चौराहे पर बैठकर चाय की चुस्की में यह बोल देते हैं कि राजनीति का अर्थ राजा, राजा, जनता, निचोड़ विचोड़ कर, ती मतलब तितिर वितिर, राजा जनता को निचोड़ विचोड़ कर तितिर वितिर कर देता है। तो इस निगेटिव परिभाषा को हमने पॉजिटिव तरीके से बताया। आप जाकर वह क्लासेस देखिए। आज मैं अपने तीसरे क्लासेस में आपको यह बताने वाला हूं कि किसी भी सरकार या राज व्यवस्था के सामने कुछ चुनौती होती है और उन चुनौतियों को निपटाने के लिए शासन व्यवस्था की संरचना डेवलप होती है। तो आज हम आप लोगों को इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी सरकार या राज व्यवस्था के सामने मूलतः कितने चुनौतियां होती हैं? तो मूलतः अगर देखा जाए तो 3 चुनौतियां होती है। ठीक है, तो पहला जो चुनौती है, अगर आपको कुछ पता हो तो आप बता सकते हैं, अन्यथा मैं तो बताऊंगा ही। तो
मूलतः 3 चुनौतियां कौन सी है, तो इस विषय पे अब हमको जानना है। तो पहली जो चुनौती निकल कर आती है वह चुनौती है दोस्तों कानून बनाने की चुनौती। क्या? कानून बनाने की चुनौती। तो पहला क्या है? कानून बनाने की चुनौती। दूसरा है कानून के अनुसार, कानून के अनुसार शासन कार्य, शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती, का संचालन करने की चुनौती। और तीसरा है व्यक्तियों के आपस में विवाद होते हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों के आपसी विवाद, आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के, व्यक्ति और सरकार के विवादों, सरकार के विवादों के समाधान के लिए, समाधान के लिए कानून प्रणाली के अनुसार, कानून प्रणाली के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती। न्याय व्यवस्था संचालन करने की चुनौती। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। तो किसी भी, आपको मैंने क्या बताया, किसी भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट हो, सिंपल तरीके से आप सोचिए। मैं मान लेता हूं, मैं यह मान लिया कि ये एक राज्य है, ये एक स्टेट है, राज्य है। ठीक है, एक राज्य के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसको हमने बता दिया है। कुल 4 एलिमेंट्स होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। इनमें से एक भी अनुपस्थित होंगे तो राज्य की संरचना खत्म हो जाएगी, तो वह राज्य नहीं कहलाएगा। राइट, तो हम इसे एक स्टेट मानते हैं। अब यहां पर भूभाग हो गया, पॉपुलेशन हो गई, और ये गवर्नमेंट हो गया, और इसकी संप्रभुता है। अब इस सरकार के सामने कुछ चुनौती है, अब वो चुनौती से वो निपटना चाहेगा। तो पहली चुनौती क्या है कि हम एक लॉ अच्छा बनाएं ताकि विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान हो, वह चाहे आपका पीएम हो या एक
गरीब, अशिक्षित या भिखारी व्यक्ति भी क्यों न हो, विधि के समक्ष सभी समान हैं। तो पहली चुनौती है इस सरकार के सामने कि कानून बनाने की चुनौती। अब दूसरा, कानून के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती। अब आप चाहेंगे ना कि कानून के अनुसार शासन चले, तो जैसे आपका कार्यपालिका होता है, अभी आप आगे समझेंगे कि कानून के अनुसार शासन कार्य संचालन करने की जो चुनौती है, उसको जिस कार्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं प्रशासक, तो वो इसी के अंतर्गत आएगा। कानून बनाने की चुनौती तो राजनेता के पास है कि हमको कौन सा कानून बनाना है, और कानून के अनुसार शासन कार्य ये प्रशासन का काम है। अब व्यक्तियों के आपसी विवाद, अब यहां पर जनसंख्या रह रही है, तो हो सकता है इन दोनों व्यक्तियों में कुछ विवाद हो जाए, हो सकता है इनके बीच में, हो सकता है इनके बीच में, हो सकता है इनके बीच में। तो ये व्यक्तियों के आपसी विवाद या व्यक्ति और सरकार में कोई विवाद, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून, जैसे कृषि वाला कानून, तो ऐसा कानून ला दिया, तो अब व्यक्ति और सरकार के बीच विवाद हो गया, तो उसका समाधान भी होना चाहिए ना। तो उसके समाधान के लिए कानून प्रणाली के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालन करने की चुनौती। तो ये सरकार या राज व्यवस्था के सामने मूलतः यह तीन चुनौती होती है। अब इन तीन चुनौतियों को समाधान भी करना है, समाधान तो करना है कि ये जो तीन चुनौती आपके सामने मूलतः दिख रही है, तो इन तीन चुनौतियों को समाधान के लिए कुछ तो उपाय होने चाहिए। बिना उपाय के तो ये तीन चुनौतियों का समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए तीन व्यवस्था के माध्यम से तीन व्यवस्था के माध्यम से तीन मूल चुनौतियों का ठीक है, व्यवस्था के माध्यम से तीन चुनौतियों का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। और दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, शासन के अंग कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे, सिंपल, आपसे कोई मान लो कि पूछे कि भैया ये हमें बताइए कि आखिरकार ये जो शासन के अंग है, इसको क्यों जन्म दिया गया है ना। आपसे कोई पूछे, यूपीएससी मान लो कि साक्षात्कार में पूछा गया, तो साधारणतः शब्दों में बताइए कि किस एक राज्य है, राज्य का शब्द जैसे ही आपने ले लिया, अर्थात कि वहां पर भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता चारों तत्व मौजूद है। अब यहां पर कुछ गवर्नमेंट के सामने चुनौती होंगी, जो मूलतः चुनौती होंगी कि कानून का निर्माण, पहली चुनौती है कानून की निर्माण करने की, दूसरी कानून के अनुसार संचालन करने की, तीसरी व्यक्ति के आपसी विवाद या व्यक्ति और सरकार के बीच विवाद, इनके निपटारे के लिए। तो इन तीन चुनौतियों को समाधान करने के लिए तीन व्यवस्था का निर्माण किया गया, वह शासन का अंग कहलाते हैं। तो शासन के अंग में क्या क्या आएगा दोस्तों, तो शासन के अंग में
शासन के अंग, या हम इसे कहते सरकार, तो वह 3 है। पहला एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, दूसरा लेजिस्लेचर विधायिका, तीसरा जुडिशरी न्यायपालिका। सभी को समझ में आया? कार्यपालिका का कार्य क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। विधायिका का क्या कार्य है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। और न्यायपालिका का कार्य क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो कार्यपालिका का कार्य क्या है भाई? हमने अब क्या कर दिया कि कानून के निर्माण की चुनौती है ना, तो ये हमने विधायिका को दे दिया कि भाई आप कानून का निर्माण करिए। जो दूसरी चुनौती थी, ये पहली चुनौती थी, तो पहली चुनौती को हमने कहा विधायिका जी आप ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। अब दूसरी चुनौती जो थी कानून के अनुसार शासन कार्य संचालन करने की, तो कार्यपालिका को आप लोगों को पता होगा कि 2 भाग होते हैं। अभी उसकी चर्चा हम करेंगे। एक होता है पार्ट राजनीतिक कार्यपालिका, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका जिसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका जिसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। तो अब इसका कार्य है कानून को लागू करना, और प्लस राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना, क्योंकि जनता के बीच आपकी पकड़ है अच्छी। तो ये कार्यपालिका कार्य हो गया कानून को लागू करे, प्लस यहां पर प्रशासनिक कार्यपालिका है जो कानून के अनुसार शासन कार्य संचालित करने की इसका कार्य होता है। और जो तीसरी चुनौती थी, जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में विवाद, व्यक्ति और सरकार के बीच में विवाद, प्रांत और प्रांत के बीच विवाद, तो कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था ये है। ठीक है, ये है न्यायपालिका। तो सभी को यहां तक समझ में आए? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, बड़े धीरे से अच्छे से चलते चलेंगे। ये आप लोग अब जान गए। ठीक है, अगर आपको इसके पहले ये चीजें नहीं पता थी तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, चल। तो अब आज के लेक्चर में हम आपसे क्या बात करेंगे? पहला कार्यपालिका के संदर्भ में। ठीक है, कार्यपालिका जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चल। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा
निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है, अर्थात कानूनों को लागू करता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए कि जो ये कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव, ये उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा, अर्थात कि जो विधायिका ने कानून का निर्माण किया, अब वह उसके अनुसार शासन को चलाता है और जो विभिन्न कानून होते हैं उनको लागू भी करता है। तो ये चीजें और आगे चल के आप धीरे धीरे सीखेंगे कि शासन के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका के द्वारा ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, विधायिका से ही तो कार्यपालिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अभी इसको हम लोग धीरे धीरे आगे अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का मतलब हुआ। अब यहां पर जानते हैं वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप हैं। वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए कि कार्यपालिका एक और राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, इसको अस्थाई कार्यपालिका भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अस्थाई कार्यपालिका भी इसको कहते हैं। दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका, जिस चीज के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहीं पर आप लोग बैठेंगे, प्रशासनिक कार्यपालिका, इसको अस्थाई कार्यपालिका भी कहते हैं। क्या? अस्थाई कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका के सबसे सर्वोच्च स्तर पर आपका राजनीतिक कार्यपालिका होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान बिल्कुल दीजिए। और जिसे जो आपका जनता होती है, जनता, वह निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करती है, इस राजनीतिक कार्यपालिका को चुनती है। ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। ये राजनीतिक कार्यपालिका हो गई। जैसे आपके अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत के केंद्रीय जो मंत्रिमंडल, वह इसके एग्जाम्पल के रूप में आएंगे। और आपके अमेरिका के जो राष्ट्रपति की संरचना है वह भी इसी राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आएंगे। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति, जो वहां पर कार्यपालिका है अमेरिका में,
वह अस्थाई कार्यपालिका है, ये ध्यान रखना। यह बिल्कुल ध्यान रखना कि अब हम आपको राजनीतिक कार्यपालिका के पार्ट को डिवाइड करेंगे, तब आप और अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपको इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, एक होता है अध्यक्षीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका, ठीक है। एक होता है संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका, ठीक है। और एक आपका होता है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका, ठीक है। और एक आपका होता है बहुल कार्यपालिका, ठीक है। बहुल कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर कौन है? राजनीतिक कार्यपालिका, सबसे सर्वोच्च स्तर पर। अब और अच्छे से समझेंगे। और जिसे जनता जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है, ठीक है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करती है? चुनती है। हमने एग्जाम्पल में आपको बताया कि जैसे भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है वह इसी का उदाहरण होता है, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने अस्थाई कार्यपालिका लिखा है वह इस संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका भारत में अस्थाई कार्यपालिका है, ठीक है। अर्थात कि 5 वर्ष के लिए उनका चुनाव हुआ, लेकिन बीच में अगर बहुमत, अगर अल्पमत में आ गए तो क्या हो जाएगा? वह सत्ता से हट जाएंगे। तो क्या हुआ? ये अस्थाई कार्यपालिका हुआ, ठीक है। लेकिन अध्यक्षीय कार्यपालिका में जो प्रेसिडेंशियल आपका एग्जीक्यूटिव होता है वहां पे अस्थाई कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अर्थात कि राष्ट्रपति एक बार चुन लिया गया 4 वर्ष के लिए, तो अब उसको पद से नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया अध्यक्षीय कार्यपालिका। अब हम इसको एक एक करके जानते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हो तो कमेंट करिए, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, यदि कोई भी दिक्कत हो सभी लोग, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इन सभी चीजों को जानते हैं कि आखिरकार अध्यक्षीय कार्यपालिका का क्या मतलब है, संसदीय कार्यपालिका का, दोहरी कार्यपालिका का और बहुल कार्यपालिका का। फिर उसके बाद प्रशासनिक कार्यपालिका को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अब हम लोग चलते हैं। ये मैं अभी साधारणतः स्तर पर बता रहा हूं, इसको आगे जब कार्यपालिका का चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पर वृहद स्तर पर व्याख्या होगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको परिचित करा रहा हूं कार्यपालिका से, फिर उसके बाद विधायिका, फिर न्यायपालिका। तो अब जानते हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका कहां पर है? सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। अध्यक्षीय कार्यपालिका कहां पाई जाती है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो यह जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका वहीं पर है ना?
जहां क्या करती है जनता, जहां जनता निर्वाचक गण के माध्यम से ठीक है, माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख, राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात क्या नाम, राष्ट्रपति का चयन करती है, चयन करती है। ठीक है, ये अध्यक्षीय कार्यपालिका जो है दोस्तों, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में भी शासन के अगर अंग को आप देखें तो शासन के अंग में वहां पर भी आपको 3 संस्थाएं देखने को मिलेंगी। एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर कहा जाता है, वैसे वहां पर कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस, और तीसरा आपका जो होता है वह आपका न्यायपालिका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो यहां पर कार्यपालिका का केवल एक प्रधान होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का एक प्रधान होता है, जो कौन होता है, राष्ट्रपति। और इसका जो चुनाव होता है, जनता एक निर्वाचन गण के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख, जो सब कुछ सर्वे सर्वा कार्यपालिका के ये होते हैं, सारी शक्तियां इनके ऊपर होती है, तो इनका चयन करती है। अब यहां पर विधायिका अर्थात कि कांग्रेस के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण नहीं होता है। भारत में विधायिका द्वारा कार्यपालिका का निर्माण होता है। और भारत में एग्जीक्यूटिव के 2 प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का राष्ट्रपति, वास्तविक पीएम होता है। अभी आगे और समझेंगे। तो ये अध्यक्षीय कार्यपालिका, जहां पर विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण नहीं होता है, तो विधायिका के सदस्य न कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, न कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के होते हैं, साधारणतः शब्दों में। चलिए, अब दूसरा क्या हम लोग जानेंगे, संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका, यह प्रणाली आपको कहां कहां देखने को मिलती है? तो अगर हम इस प्रणाली को देखें तो ये प्रणाली आपके भारत में है और इंग्लैंड, हम ब्रिटेन से ही प्रभावित होकर लिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्य में से ही, इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्य में से ही राजनीतिक कार्यपालिका का क्या होता है, चयन होता है। का चयन होता है। विधायिका में जिस दल, विधायिका में जिस दल सदस्य का, जिस दल के सदस्य का बहुमत
में होते हैं वही दल अपनी सरकार बनाता है। अभी समझाते हैं। अपनी क्या बनाता है? सरकार का निर्माण करता है। और सरकार चलाने वाले ऐसे समूह के सदस्यों को मंत्रिमंडल कहा जाता है। अब इसको मैं आपको साधारणतः शब्दों में समझा रहा हूं। चलिए, यहां भी शासन के अंग में तीन: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ज्यूडिशरी। जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक है, हाउस ऑफ कॉमन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का सदन है। जनता जो है वह अपने प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में भेजती है। तो इसी कारण हम भारत को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात कि जनता जो है वह अपने संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में भेजती है। राज्यसभा जो है यह राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। अब एग्जीक्यूटिव में दो होते हैं, एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर। अब लोकसभा के जो बहुमत दल का, जिसको मैंने अभी बताया कि जिस दल का बहुमत होगा वह सरकार बनाएगा, तो लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा वह बहुमत दल का नेता आपका कौन होगा? पीएम होगा। तो विधायिका से कार्यपालिका का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है ना। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य हैं। जैसे पीएम लोकसभा में बैठता है ना। तो वही चीज यहां पर हमने आपको संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत बताया कि इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्य में से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। और विधायिका में जिस दल के सदस्य का बहुमत होता है वही दल अपनी सरकार बनाता है। अब अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अगर होता तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में आपका ये कांग्रेस हो जाता, और यहां पर एग्जीक्यूटिव का ओनली वन प्रधान होता, ओनली प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का चुनाव विधायिका से हो नहीं रहा है, तो यहां पर शक्तियों का अमेरिका में पृथक्करण पाया जाता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अपना अलग अलग कार्य है और सभी अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आया यहां तक? सभी लोग कमेंट करें। दोहरी कार्यपालिका क्या होती है? सभी लोग कमेंट कर दे, समझ में तो आया? दोहरी कार्यपालिका ये आपका कहां पर है? दोहरी कार्यपालिका फ्रांस में है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखा जाए तो कहां पर है? फ्रांस में है। ठीक है, तो दोहरी कार्यपालिका कहां है? फ्रांस में है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या होता है? और प्रधानमंत्री में विभाजित होता है, तभी तो दोहरी कार्यपालिका बनेगी। में
विभाजित होता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये ध्यान रखना है इस लाइन को, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव किस स्तर से होता है? तो फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के अनुसार, अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के समान, अध्यक्षीय प्रणाली के समान, जबकि पीएम का जो चयन होता है, पीएम का चयन, 1 मिनट कॉल, तो पीएम का चयन जो होता है वह आपका ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के समान, भारतीय संसदीय प्रणाली के समान। ठीक है, तो दोहरी कार्यपालिका कहां पर है? तो यह फ्रांस में है, याद रखना। और दोहरी कार्यपालिका क्या होती है? तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका की जो पावर है वह दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक राष्ट्रपति और दूसरा प्रधानमंत्री। जो कार्यपालिका का जो पावर है वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहां पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वह अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अनुसार होगा, और जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा वह ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के अनुसार होगा। अब बहुल कार्यपालिका क्या होता है? बहुल कार्यपालिका, ये जो बहुल कार्यपालिका है यह आपका अगर उदाहरण ले तो स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? तो ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियां रखते हैं, सभी सदस्य बराबर शक्तियां रखते हैं। ये सभी बराबर शक्तियां रखते हैं तथा उनमें सर्वोच्च अधिकारी का पद, सर्वोच्च अधिकारी का पद, सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक या नाम मात्र का होता है, सिर्फ औपचारिक या नाम मात्र का होता है। औपचारिक नाम मात्र का होता है। अब जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। जैसे स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। किंतु
इन सातों की जो शक्तियां होती हैं, किंतु इन सातों की शक्तियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बहुत बड़ी बात है, शक्तियां बराबर होती हैं और प्रमुख रूप से हर वर्ष और प्रमुख रूप से हर वर्ष और प्रमुख रूप से हर वर्ष इनकी नियुक्ति परस्पर हस्तांतरित होती है, परस्पर हस्तांतरित होती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने यहां पर आपको बताया कि बहुल कार्यपालिका कहां पर पाया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में। सभी लोग, अध्यक्षीय कार्यपालिका कहां पर? अमेरिका में। फिर आपका संसदीय कार्यपालिका भारत और इंग्लैंड में। ठीक है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में क्या चीजें हैं? कार्यपालिका का एक प्रधान जो प्रेसिडेंट, और सारा पावर उसी के पास है। ठीक है, और वह अस्थाई भी है। बहुल कार्यपालिका में, संसदीय कार्यपालिका में आपका क्या पाया जाता है? कार्यपालिका के दो प्रधान, विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण, जो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता वह पीएम होता है, तो विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य और कार्यपालिका के विधायिका के। जो आपका बहुल कार्यपालिका है वह स्विट्जरलैंड में है। इसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका के सभी बराबर, राजनीतिक कार्यपालिका के सभी जो सदस्य बराबर शक्तियां रखते हैं तथा उसमें सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक नाम मात्र का होता है। जैसे हमने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड की जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसमें एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य हैं, किंतु इन सातों की शक्तियां जो है वो इक्वल है, बराबर होती है, और प्रमुख रूप से हर वर्ष इनकी नियुक्ति परस्पर हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, तो ये आपको पूरा सारा चीजें समझ में आया कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें, क्लियर हुआ कि नहीं? सभी को चीजें, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, चल, तो अब हम आते हैं आपको अस्थाई कार्यपालिका के विषय में बता दें। अभी तक आप लोगों ने देखा राजनीतिक कार्यपालिका, उसके सारे चीजें समझ गए। ठीक है, अब आते हैं अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका को आपको हमने बताया कि यह, इसको प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, अस्थाई कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। जो आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह कार्यपालिका के ही आप मेंबर बनेंगे। ये जो राजनीतिक कार्यपालिका होता है, राजनीतिक कार्यपालिका, यह अस्थाई कार्यपालिका होती है। ये जनता के बीच इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। ये जनता के पास जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और जनता की समस्याओं से ये बहुत गहरे रूप से परिचित होते हैं, क्योंकि ये जनता के बीच में रहते हैं और अपनी बातों से वह इनसे मत प्राप्त करते हैं और जनता इनको मत देकर सदन में भेजती है। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता पीएम बना, अब पीएम ने सरकार बनाई, मान लो कि बहुमत अल्पमत में आ गई, अल्पमत में आ गई, लोकसभा में जो बहुमत है वो खत्म हो गई, तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो
5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित है, लेकिन 5 वर्ष के अंदर भी आप हट सकते हैं, तो इसीलिए अस्थायी कार्यपालिका। अब ये जो राजनेता होते हैं वो क्या होते हैं? जो राजनेता होते हैं उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज तो होता नहीं है, तो ये गैर पेशेवर होते हैं, गैर पेशेवर होते हैं। लेकिन प्रशासनिक कार्यपालिका के व्यक्ति के पास दक्षता होती है, ये पेशेवर होते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, सारे विषय का ज्ञान रख रहे हैं, फिर आपका एक पेपर होगा जिसमें प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार के बाद आप पद धारण करते हैं। तो आप जो है आप, और ट्रेनिंग भी होती है, तो आपके अंदर दक्षता होती है, इस कारण आप पेशेवर कहलाते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? और इनका कार्यकाल निश्चित होता है, निश्चित कार्यकाल। यहां पर कार्यकाल अनिश्चित होता है, अनिश्चित। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपका प्रशासनिक कार्यपालिका और इधर से राजनीतिक कार्यपालिका। और ये जो प्रशासनिक कार्यपालिका है इसका उत्तरदायित्व तो राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति होता है, और वो भी जो सत्ता में होता है। विपक्ष से इससे कोई मतलब नहीं होता। इसी कारण प्रशासनिक कार्यपालिका का व्यक्ति उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। अर्थात कि जो सत्ता में है वह उस सरकार के साथ मिलकर कार्य करता है। तो ये आपका पूरा कार्यपालिका से संबंधित संरचना आपको बता दिया। तो अब एक स्ट्रक्चर आप बना लीजिए कि कार्यपालिका ठीक है, हमारे यहां कैसी कार्यपालिका है? तो संसदीय। ध्यान रखना, भूलना बिल्कुल भी मत। संसदीय सरकार की व्यवस्था हमारे यहां मौजूद है। संसदीय सरकार की व्यवस्था हम जो है संघ की कार्यपालिका के स्तर पर भी और राज्य की कार्यपालिका, जो प्रांत होते हैं, प्रांत की कार्यपालिका के स्तर पर हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। इसका निर्माण और प्रांत की कार्यपालिका का निर्माण। तो संघ की कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति होता है, आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। तब तक आप सभी लोग कमेंट करें कि महान्यायवादी किस आर्टिकल में है। ठीक है, प्रांत की कार्यपालिका में आपका राज्यपाल है, सीएम और उनके मंत्रिपरिषद। ठीक है, सीएम और उनके मंत्रिपरिषद और प्लस महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। आपसे यूपी पीसीएस यूसीएस में तो प्रश्न पूछ लेता है। और महाधिवक्ता की चर्चा जो है
आर्टिकल 165 में है। ठीक है, तो यह चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। आर्टिकल 74 और 75 यह बताता है कि संघ के स्तर पर हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। 74 और 75 यह बताता है कि संघ के स्तर पे हमने संसदीय, और प्रांत के स्तर पर आर्टिकल आपका 163 और आर्टिकल 164 बताता है कि हमने राज्य स्तर पर ये अपनाया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, भाग 5 में इसकी व्याख्या है और इसकी व्याख्या भाग 6 में है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, भाग 6 में 153 से 167 तक, आर्टिकल 167 तक। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका। ठीक है, तो ये आप एक अपने जानकारी के लिए ये चीजें नोट किए रखिए, आपके लिए काम देगा। तो आज कार्यपालिका में हमने आपको जितने महत्वपूर्ण चीजें थी वो बता दिया। अब आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो विधायिका के संदर्भ में करेंगे। ठीक, सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, आपके कमेंट को हम अच्छे से जवाब दे दें। ठीक है, सभी लोग कमेंट करें। ठीक है, चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा जहां आपको न समझ में आए। ठीक है, चलिए।